12 बजे रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसद में पेश करेंगे अपना दूसरा रेल बजट। माल भाड़े और यात्री किरायों में बढ़ोतरी पर सभी की नजर। सीएनबीसी आवाज पर रेल बजट की सबसे बड़ी कवरेज, बजट की बारीकियां समझाएंगे रेलवे एक्सपर्ट और शेयर में कमाई के मौके बताएंगे बाजार के दिग्गज। अमेरिकी बाजारों में दिखी रिकवरी, डाउ जोन्स 50 अंक चढ़कर बंद, नेस्डेक 1% ऊपर। एशियाई बाजारों में भी मजबूत शुरुआत और एसडेक्स निफ्टी में सुस्ती। फरवरी वायदा सीरीज की एक्सपायरी आज। सीएनबीसी आवाज पोल के मुताबिक 40% जानकारों का अनुमान 7050 से 7100 के बीच हो सकती है आज एक्सपायरी। रिलायंस पावर के लिए आज पॉजिटिव खबर, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर सीईआरसी ने रिलायंस पावर को फिर से दरें बढ़ाने की दी इजाजत। और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश तेज, कैबिनेट ने कार्ड और डिजिटल पेमेंट से सरचार्ज, सर्विस चार्ज और कन्वेंस फी हटाए। कच्चे तेल में उछाल और ग्लोबल मार्केट की रिकवरी आज कर सकती है मदद, लेकिन लोकल फैक्टर्स, जी हां, आज है रेल बजट और उसके बाद वायदा कारोबार की एक्सपायरी। क्या बाजार की रिकवरी टिकाऊ हो सकती है? होगी तो कितनी और कैसे करें आज के बाजार को ट्रेड? इन सब खबरों के बीच में इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार और मैं हूं हेमंत फैज। जी हां, 3 घंटे बचे हैं रेल बजट के लिए। बजट से पहले किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए जिससे आपको बजट के बाद वो फायदा कैसे लें, आज इस दिन अप्रोच करें बाजार को, इस सब पर बात करेंगे। रजत के बोस.com के रजत बोस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ बन चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट दिन, पूरे साल इंतजार रहता है इस दिन का, रेल बजट का और यूनियन बजट का। तो रेल बजट तो आज आने वाला है, ये बताइए कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी गिरावट थमती हुई दिखी है, वो एक राहत की बात हो सकती है। एशियाई बाजार थोड़ा बहुत शायद उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों का सेंटीमेंट वैसे काफी कमजोर है। हमारे लिए आज लोकल फैक्टर्स भी उतने ही अहम है जितने की ग्लोबल फैक्टर्स। तो हो सकता है थोड़ा गिरने से हम बचें, ये संभावना तो दिख रही है। और दूसरी बात है कि बाजार काफी हद तक ओवरसोल्ड दिख रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, डेटा में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जहां तक आज के बाजार का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार को आपको 3 हिस्सों में बांटना होगा। एक अब से लेकर 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद रेलवे बजट का इम्पैक्ट, और फिर आखिर में यूरोप खुलने के बाद और एक्सपायरी के चलते 2 बजे के बाद का इफेक्ट। तो आज के सेशन को आपको टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे वो क्रिकेट में कहते नहीं कि हर एक सेशन को आप अलग अलग तरीके से खेलिए, बिल्कुल उसी तरह का आज का ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। तो आज जो लेवल अहम है सबसे पहले वो है 7000 का। कल भी हमने 7000 के लेवल के को होल्ड करने की कोशिश की, इनफैक्ट होल्ड किया, उसके बिल्कुल बेहद करीबी हम जाकर कल बंद हुए दिन के निचले स्तर पर। और इस लेवल की मैं अहमियत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वायदा कारोबार में। तो 7000 के आसपास बाजार रुकने चाहिए। ओवरसोल्ड है वो मैं डेटा में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके ऊपर जो रिकवरी के आसार बन रहे हैं वो कितने हो सकते हैं ये देखना अहम होगा। ऐसा लग रहा है रिकवरी हुई तो भी 7100 के पार जाने में बड़ी मुश्किल होगी जिस तरह के डेटा है। तो आज के लिए जो ट्रेडिंग रेंज मैंने चुनी है वो 6950 से लेकर 7100 की रेंज में है। इस 150 पॉइंट की रेंज में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करेगा। कैसे खुलते हैं वो देखें, क्योंकि एशियाई बाजारों में कोई बहुत बड़ी तेजी है नहीं। तो भारतीय बाजार खुलने तक एशियाई बाजार किस तरह का कारोबार करते हैं, अगर कमजोरी के साथ शुरुआत हो और 6950 की तरफ आप पहले बढ़ें तो वहां पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है, या फिर मजबूत शुरुआत हो और 7075 7100 की तरफ वहां बढ़े तो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, या फिर अपनी तेजी की पोजीशंस कम की जा सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 13650 14200 ये ट्रेडिंग रेंज है बैंक निफ्टी की, जिसमें बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ऑयल एंड गैस शेयर थोड़े मजबूत रह सकते हैं, लेकिन कल जिस तरह से ग्लोबली माइनिंग और मेटल शेयर फिर से टूटे, आज मेटल शेयरों पर दबाव रह सकता है। तो मुश्किल भरा दिन होगा ट्रेडर्स के लिए। बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, कम क्वांटिटी और सावधानी से ट्रेड करना और बाजार की चाल के विपरीत ट्रेड करना, यही एक सही रणनीति हो सकती है। चल, तो वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, इवेंट फुल डे है और ऐसे दिन प्रकाश हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, बनाएंगे आपके लिए आज की रणनीति। है प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को? 2 दिन में किसी ने सोचा नहीं था सेंसेक्स में 700 पॉइंट का फॉल आ जाएगा। आज कैसा हो सकता है दिन?
नहीं, मुझे लगता है जो सेलिंग आई है वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ही रही है ज्यादातर, कोई इसमें डोमेस्टिक को तो नहीं रहा। इनफैक्ट बजट को एक नॉन इवेंट सा साबित कर दिया इस पर्टिकुलर सेल ऑफ ने। और अगर आज रेलवे बजट में जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर ठीक ठाक आ जाता, और मेरे हिसाब से ठीक ठाक आ भी सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो फ्यूल कॉस्ट है उसका फायदा रेलवे को भी अच्छा खासा मिला है। इस बार आपने डीजल के भाव कम हुए, कोल के भाव कम हुए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ठीक ठाक रहा। जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो भी अगर आप देखें तो मोरलेस जो दिसंबर तक के आंकड़े थे तो काफी हद तक ऑन ट्रैक था। जो फ्रेट की रिसीट्स जो होती हैं, टिकटों के दर बढ़े हुए हैं, तत्काल टाइप के जो स्कीमें सरकार ने लॉन्च की रेलवे ने, तो इस लिहाज से मुझे लगता है रेलवे बजट में कैपेसिटी एक्सपेंशन की अच्छे खासे ऐलान आएंगे और ठोस ऐलान आएंगे। ये नहीं कि इसे पीपीपी की बातें जैसे पिछली बार हुई और कुछ उसके बाद अमल में नहीं आया। तो अगर बजट ठीक आता है रेलवे बजट, तो आज समझिए दोपहर को जैसे आनंद जी ने बहुत सही कहा, 12 से 2 के बीच में जो होता है उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका अगले सीरीज की शुरुआत का भी। एक्सपायरी भी है, तो फ्राइडे को जब नई सीरीज शुरू होती है, हो सकता है अच्छी खासी पोजीशन स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आज का दिन तेजी वाला हो सकता है। आज रिकवरी वाला दिन बोलूंगा, और कल अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद है रेलवे बजट अगर ठीक ठाक रहा तो। अब बजट के दिन क्या होता है ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, फिर भी आज रिकवरी हो वही बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए तो रिकवरी हो। कल हमने देखा था हालांकि बैंक निफ्टी ने 52 हफ्ते के निचले स्तर को हुआ था और अब सबको डर लग रहा था कि कहीं निफ्टी नए 52 वीक्स लो ना छू ले, लेकिन आज प्रकाश और अनिल दोनों ही एक मत हैं, कह रहे हैं कि एक रिकवरी का दिन हो सकता है। लेकिन अनिल, एफआईआई की तरफ से देखिए कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। हर रोज आप देखिए बिकवाली हो रही है। जो 4 दिन तेजी के भी थे बाजार में, उसमें भी एफआईआई ने बिकवाली ही की थी। 731 करोड़ रुपए की कल कैश मार्केट में उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है। ये बताइए ये कब थमेगी? और डीआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं लेकिन कुछ काम बनता नहीं है। 600 करोड़ रुपए की खरीदारी के बावजूद देखिए बाजार कल करीब 350 पॉइंट सेंसेक्स नीचे था। ये तो तभी थमेगी जब ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी थमे एक्चुअली, और ग्लोबल मार्केट्स में जब तक चिंता है तब तक तो लगता नहीं कि एफआईआई कहीं बिकवाली रोकेंगे। तो संकेत इस लिहाज से आप अगर मीडियम टर्म के लिहाज से ले रहे हैं तो बहुत क्लियर कट है कि जब तक कैश मार्केट की बिकवाली है तब तक बाजार हर ऊपरी स्तर पर दबाव देखेगा। लेकिन डे टू डे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको वायदा कारोबार के आंकड़ों को भी उतनी ही अहमियत के साथ देखना होता है। अब कल के सेशन के जो आंकड़े हैं, लगभग 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआई ने बेचे, सामने थोड़ी सी खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में की है और वो शॉर्ट कवरिंग है एक्सपायरी के ठीक पहले, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखें तो 6 करोड़ शेयर कल ओपन इंटरेस्ट से कम भी होते हुए दिखे। तो वायदा कारोबार के आंकड़े मिले जुले हैं, बहुत बुरे नहीं, बहुत अच्छे नहीं, लेकिन कैश मार्केट के आंकड़े बिकवाली के संकेत साफ है कि एफआईआई का रुझान इस वक्त नेगेटिव ही है। ऊपरी स्तरों पर उन्हें बिकवाली ही करनी है और उस लिहाज से आपको पता है कि अगर रिकवरी आएगी, लेकिन चूंकि इन डेटा में एक ही दिक्कत है और वो ये कि एक्सपायरी के दिन किस तरह की पोजीशन आगे वो बढ़ाने के लिहाज से संकेत लेते हैं, तो वो हर एक एफआईआई पर अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। अब चूंकि आज ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के थोड़े संकेत है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का आपको सारा सुबह सुबह मिल सकता है, लेकिन डेटा का कोई खास बदलाव का इंडिकेशन है नहीं। तो उस लिहाज से आप यहां पर संकेत वही मानकर चलें कि उछाल में बिकवाली की रणनीति। जी हाँ, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इंट्राडे में उछाल में जिसने बिकवाली करी है उसी ने पैसा बनाया, और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर अगर ना चलें और 52 हफ्ते के निचले स्तर हर रोज लगाएं तो दिक्कत की बात तो है बाजार के लिए। लेकिन आज जिस तरह से अनिल आप कह रहे हैं कि 3 भाग में बांट देना चाहिए, पहले में रेल बजट देखना चाहिए और उसके बाद रेल बजट के बाद के मूव्स और उसके बाद एक्सपायरी के मूव्स, ये बताइए ऐसे में आप 3 स्टॉक सुझाएंगे आज या एक ही शेयर सुझाएंगे? कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को? नहीं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो अच्छे मौके हैं, जैसे खास करके आपने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की बात की। अब इसमें एफआई की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि जब एग्जिट उन्होंने किया तब नुकसान है, बट एचडीएफसी कल केकी मिस्त्री भी आपकी चैनल पे कुछ उन्होंने ऐसा कोई नेगेटिव तो कभी कोई इंडिकेशन दिया नहीं। और ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक सेल ऑफ आया क्योंकि वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी पिछले 1.5-2 साल से जो थी वो बनी हुई थी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखिए तो कई जगह इस टाइप का है। तो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छे मौके हैं। घबराहट कहाँ होती है मतलब कि 7,000 से अब 6,800 वापस आएगा तो हम और नुकसान हमारे स्टॉक में हो गया तो क्या होगा। बट आप ये देखिए कि 7,000 के बाद जब ऊपर मार्केट जाएगी चाहे 6 महीने बाद जाए, एचडीएफसी 1,000 के ऊपर 1100-1200 के ऊपर जाएगा तब आप उसका आपका लक्ष्य है, ना कि 850 होगा या 900 होगा। ये थोड़ा सा सोचने की जो वो बात सही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूँ कि एचडीएफसी बैंक खरीदेंगे शेयर या वहां एफडी करवाएंगे? नहीं, एफडी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इनफैक्ट एलोकेशन ज्यादा इक्विटी को देने का मौका है। बट जो हेमंत ने कहा कि 3 पिक इसलिए आज ये नहीं करूंगा कि बजट अब बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। रेलवे बजट के बाद हो सकता है अच्छे मौके मिल जाए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बट
इस माहौल में जहां पे बजट से भी ना कोई राहत मिले या कोई एडवांटेज मिले, फिर भी ऐसे स्टॉक कौन से हैं, तो उसमें से एक चुना है मैंने, टोरेंट पावर। अब ये कंपनी को अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके इस माहौल में भी, मंदी के माहौल में भी अच्छी खासी बढ़त इसने हासिल की है। और उसका कारण ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन साइड में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेके जो उदय योजना पे इतना जो सरकार का वजन आ रहा है, और बिहार जैसी स्टेट्स भी अब इसमें ज्वाइन करने लगे हैं जो अपोजिशन रूल्ड है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं स्टेट्स को इसमें फायदा दिख रहा है। और उदय के आने में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मीटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो लीकेज है, जो टीएलसी लॉसेज बोलते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज बोलते हैं, उसको कम करने का एक सबसे पहला स्टेप उठाना पड़ता है। ये कंपनी इस क्षेत्र में सबसे आगे है। इन्होंने सूरत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जब ली थी उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने इंप्रूव किया, अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को लिया तब भी इन्होंने किया, आगे यूपी में भी कई प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टोरेंट जैसी कंपनी जो है इसको बहुत फायदा होगा उदय के आने के बाद, और ये अच्छे खासे मार्केट शेयर को गेन कर सकेगी। यहाँ से ऑलरेडी लीडर है, आगे चल के और भी मजबूत हो जाएगी। टॉप पिक आपका टोरेंट पावर है जी। दूसरा अभी फिलहाल अगर आप देखें तो वापस मुझे लार्ज कैप की तरफ अगर थोड़ा झुकाव लगना पड़े तो एक तो एचडीएफसी जैसे मैंने कहा, दूसरा मुझे लगता है कि इवन कंपनीज लाइक अडानी पोर्ट, जिसमें एक बहुत बजट में इंपॉर्टेंट चीज जो पिछली बार भी अनाउंस हुई थी और फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया कि जो टैक्सेशन है इनका, जो मैट को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को स्टेटस मिला हुआ है और एटीआई वाला जो क्लॉज है उसको चेंज करने का, तो उसमें अगर कुछ भी आता है और आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है या चांसेस है, तो अडानी पोर्ट को अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। और दूसरा जो अडानी एंटरप्राइज का हमने सुना है, जो ऑस्ट्रेलिया को लेके जो सुझाव, जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहा है, अगर वो इंप्रूव हो जाता है तो कोल का जो वहां से इंपोर्ट होगा उसमें भी अडानी पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा कैप्टिव बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये भी एक आप देख सकते हैं 200 रुपए के आसपास है अभी स्टॉक, और ये अच्छा खासा यहाँ से आपको 30-35% की बढ़त जो है साल भर में दे सकता है। ओके, तो टोरेंट पावर, एचडीएफसी, अडानी पोर्ट जैसे शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा दे सकते हैं। अनिल, लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये बताइए, एक्सपायरी कहाँ होगी? सीएनबीसी आवाज ने एक पोल कराया जिसमें 40% पार्टिसिपेंट्स मान रहे हैं कि 7050 से 7100 के बीच में एक्सपायरी होगी। क्या लगता है, संभव है? डेटा भी यही बताने कि 7050 के आसपास शायद एक्सपायरी होनी चाहिए। 2-3 डेटा बहुत अहमियत रखते हैं आज के सेशन में। पहला तो स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए 6 करोड़ शेयर कल कम हुए हैं और एफआईज की तरफ से 350 करोड़ की खरीदारी हुई है। इसका मतलब साफ है कि काफी हद तक स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और इसका मतलब साफ है कि वहां पर मंदी की पोजीशन दोनों ही जगह कल के सेशन में बनती हुई दिखी है। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे अहमियत अगर आज वायदा कारोबार और के ट्रेडर्स के लिए और एक्सपायरी के लिए है तो वो है पुट कॉल रेशियो। काफी लंबे समय बाद इस रेशियो की आज अहमियत दिख रही है और वो इसलिए कि पहली बार पूरी सीरीज में पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे आया, कल 0.68 पर है करंट सीरीज का, और ये बताता है कि पुट कॉल रेशियो बाजार ओवरसोल्ड जोन में ये दिखा रहा है। और अगर बाजार को रिकवरी देनी है तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी मजबूती दिखाए, क्रूड मजबूत दिखाए, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो, 7000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो, तो रिकवरी के लिए पूरी संभावना यहां से बनती हुई दिख रही है। अब वो रिकवरी नीचे खुलकर आती है या शुरू में हो जाती है वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन बाजार को आज एक बार रिकवरी देनी है ये बात तो तय है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी ये तय है, टिकाऊ होगी या नहीं वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करेगा। तो ये सबसे अहमियत वाली चीज है। जो 7050 के लेवल की मैं अहमियत की बात कर रहा हूं वो इसलिए है कि कल आप देखिए 7050 के लेवल पर कॉल्स में 20 लाख शेयर नए जुड़े हैं, तो हो सकता है उन लेवल के आसपास बाजार पहले अटकता हुआ दिखे और वहां से ऊपर जाने में थोड़ी सी मुश्किल आए और हो सकता है एक्सपायरी उनके आसपास होने की कोशिश करे। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर एक संकेत साफ दिख रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें चाहें तो आप उछाल का इंतजार करके बिकवाली करें या अगर बहुत कमजोर खुल जाए 6950-60 के आसपास मिले तो एक खरीदारी का मौका भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो अनिल आज उछाल में दरअसल यहां से एक रिकवरी के लिए, आज बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाह रहे हैं, लेकिन अनिल आप देखिए चाइना को लेकर हम पूरे महीने डरते रहे। चाइना के बाजार 6% मजबूती के साथ इस महीने ट्रेड कर रहे हैं और भारतीय बाजार इस सीरीज में 6.5% कमजोरी के साथ अप्रोच कर रहे हैं। तो फिलहाल भारतीय बाजारों पर व्यू इस समय काफी नेगेटिव है और ऐसे में आज के दिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय लाएंगे ब्रेक के उस पर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज मार्केट को किस तरह से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। मोहित गाबा ये कह रहे हैं कि बिकवाली करिए,
आपको नीचे में 6950 से 6900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7075 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक निफ्टी खरीदना चाहती हैं 6980 के स्टॉप लॉस के साथ। उनका लक्ष्य छोटा 7050 का। वैशाली पारिक के साथ आशुतोष सरना भी बाय साइड पर ही हैं। उनको लगता है कि 7100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 6980 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। खरीदारी का मौका दिख रहा है मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल को। 6950 के स्टॉप लॉस के साथ वो तेजी करेंगे 7125 के लक्ष्य के लिए। और किरण यादव सीएमडी प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट के ये भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। का मानना है कि 7075 से 7100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 6970 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट आज बुलिश। और उनकी राय के मुताबिक अगर आप रेंज और लेवल्स देखना चाहें तो नीचे सपोर्ट जो निफ्टी पर दिखेगा वो दिखेगा 6950 से लेकर 6975 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और चूंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश है, ऊपरी तरफ आप 7075 से लेकर 7100 के लेवल पर रखें नजर और वहां पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद टॉप 5 स्टॉक्स। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का। और सबसे ऊपर स्मार्ट लिंक नेटवर्क जो 29 फरवरी यानी कि सोमवार को करेगा बोर्ड बैठक। बायबैक को लेकर अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास और कंपनी बायबैक करने जा रही है। शेयर पर दिखेगा आज दमदार एक्शन। रिलायंस पावर पर भी नजर रखिए। यहां पर टैरिफ्स बढ़ाने के लिए रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है और शासन यूएमपीपी से जो अब बिजली बनेगी उस पर ज्यादा पैसा इनको मिलेगा। और ये जो ऑर्डर है ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू है, यानी पहले भी जो इन्होंने बिजली बनाई है उसका भी करीब 347 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजा इनको मिलेगा। जीवी के पावर ये स्टॉक होना चाहिए आज एक्शन में, क्योंकि इनके 2 एयरपोर्ट्स की एसेट्स बेचने की इनकी योजना और खरीदार भी बेहद इंटरेस्टिंग है। सामने जेएसडब्ल्यू ग्रुप से सज्जन जिंदल से बातचीत इनकी चल रही, इस तरह की खबरें आ रही, तो ये स्टॉक रहेगा आज एक्शन में। आईटीडीसी ये थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, सरकारी कंपनी है, होटल्स ओन करती है देश भर में। और अब चर्चा ये चल रही है कि दिल्ली में जो जनपद होटल है उसको सबसे पहले बेचा जाएगा। अच्छा वैल्यूएशन इनको वहां से मिलने की अपेक्षा जताई जा रही है। ओएनजीसी लगातार खबरों के दम पर पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं आप। क्रूड के दाम बढ़े हैं। वेनेजुएला की एक सरकारी कंपनी के साथ ये करार कर रहे हैं जहां पर 3400 करोड़ रुपए के आसपास की निवेश की योजना ओएनजीसी की बन रही है, डील हो रही है। और साथ ही त्रिपुरा में एक 758 करोड़ का प्रोजेक्ट ये लगाना चाहते हैं जिसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की एक अहम मंजूरी इन्हें मिल चुकी है। तो ओएनजीसी के लिए आज 3 बड़ी पॉजिटिव खबरें। तो ये सारे स्टॉक्स हैं एक्शन में। और हमारे साथ प्रकाश दीवान तो है ही और रजत के बॉस.com के रजत बॉस भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। रजत, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपके साथ निफ्टी पर राय के साथ की जाए। क्या कहीं कोई ओवरसोल्ड होने के संकेत हैं चार्ट पर? एक्सपायरी के दिन क्या कुछ रिकवरी बन सकती है? यदि हाँ तो कितनी? क्या लेवल्स अहम है निफ्टी पर? कैसे ट्रेड करेंगे आप? देखिए अनिल जी, आपका प्रश्न पूछने का पहले आपने जो 5 दिग्गजों का निफ्टी का राय बताया उसमें हमने देखा कि 4 का ही बुलिश राय है। वो देखते हुए मुझको यही समझ में आया कि आज के दिन जो एक्सपायरी है इसको लोग ज्यादा नजर पे रख रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निकल पोजीशन है ये बार चार्ट आप टेक्निकल्स नहीं भी करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें आप एक ही चीज सिर्फ सोच सकते हैं कि ये बाजार तो और नीचे जाने की तैयारी में है। लेकिन आज के दिन एक्सपायरी है, इसके चलते लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ शॉर्ट कवरिंग रैली होगा। लेकिन शॉर्ट कवरिंग रैली जनरली एक्सपायरी डे का एक दिन पहले ज्यादा होता है, उसी दिन उतना नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग रैली इफ एट ऑल वो होता है वो काफी म्यूटेड होगा। और दूसरी एक बात से भी एक रैली हो सकता है, दैट इज समथिंग रियली स्पेक्टेकुलर इन द रेलवे बजट। उसकी संभावना मेरे ख्याल से बहुत कमी है। लास्ट टाइम में हम लोग कॉर्पोरेट रेल बजट काइंड ऑफ स्टफ देखे थे, उसके बाद में प्रोग्रेस जो हुआ है उसके कारण उम्मीद इस बार थोड़ा कम है कि स्पेक्टेकुलर कुछ देखेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ऊपरी तरफ में बिकवाली करना चाहिए। 7050 के आसपास में अगर निफ्टी मिल जाए तो वहां पे बिकवाली कीजिए। 7090 हो या 7100 हो, जहां पे आपको मर्जी वहीं पे स्टॉप लगाइए और नीचे 6970 तक उम्मीद कीजिए।
ओके, चलिए, तो यहाँ पर उछाल में बिकवाली करने की राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। आज दबाव देखने को मिलेगा, ये राय है रजत की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सबकी नजरें रहने वाली हैं रेल बजट पर। जी हाँ, रेल बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, क्या वो खबरें हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली सीधे चलेंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान प्रकाश दीवान और रजत बोस बने हुए हैं। और प्रकाश का मानना है कि यहाँ पर आज एक बाउंस देखने को मिल सकता है। रजत कह रहे हैं कि उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है। रजत, ये बताइए, बैंक निफ्टी में भी क्या आपको लगता है कि उछाल में बिकवाली करनी चाहिए आज के दिन? देखिए, बैंक निफ्टी में भी हम बोलेगा कि आपको बिकवाली करना चाहिए, इसलिए कि मैं इसमें 14,000 के ऊपर में जाते हुए नहीं दिख रहा हूं, जबकि वो ज्यादा दूरी पे नहीं है। 13,794 पे क्लोज देने के बाद में सिर्फ 200 पॉइंट कवर करना है 14,000 पार करने के लिए, लेकिन 13,920-25 के ऊपर इंटरडे में बैंक निफ्टी में रैली होगा, ऐसा उम्मीद थोड़ा कम है। अगर होता भी है तो भी वहां पे बेचना चाहिए। 14,300 के ऊपर में स्टॉप लगा के फिर बेचिए। 13,500 मार्च सीरीज में बेचिए, क्योंकि 13,500 हो सके आज ना पहुंचे, कल पहुंच जाएगा या तो अगले हफ्ते पहुंच जाएगा। तो at higher levels you sell. There is no question of buying this market because it is actually looking pretty bad. इतना खराब लग रहा है कि 6970 से लेके 6870 जो 100 पॉइंट की सपोर्ट जोन है, उसको दोबारा टेस्ट होने के बाद में अगर अच्छी से एक बाउंस दे पाता है तभी खरीदारी का सोचिए। अच्छा रजत, लेवल पे खरीदारी ना करे तो बेहतर। रजत, ये बताइए 6950 थोड़ा आप बोले इतना खराब, तो 6950 के नीचे कितना खराब? देखिए, 6950 से लेके 6869 जो पुरानी लो बनाया था, वो अहम सपोर्ट जोन अगर टूट जाए तो 6,500 से लेके 6,300 ये रेंज पकड़ने का चेष्टा निफ्टी करेगा और वो आने वाले दिनों में वहां पे पहुंचेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि वो जो अहम सपोर्ट जोन का आपने बात कर रहे हैं वहां से फिर से एक बार उछल आए तो फिर 7,240-50 का लेवल पार नहीं कर पाए तो ऊपर से और तेज रफ्तार से नीचे जाके उसी लेवल को दिखाएगा। ओके, इतना कम, ये जो 9119 से जो बेयर मार्केट शुरू हुआ है, ये अभी जहां तक पहुंचा है, इतना कम प्राइस परफॉर्मेंस दिखा के बेयर मार्केट खत्म नहीं करता, जबकि टाइम वाइज बेयर मार्केट इज मोस्टली रन इट्स कोर्स। ये 14 से 18 महीना चलता है, तो 13 महीना तो अभी चल रहा है। तो टाइम वाइज करेक्शन, एक्चुअली आप लोगों ने जो बात कर रहे हैं कि टाइम वाइज करेक्शन कब होगा, टाइम वाइज करेक्शन मोस्टली हो चुका है, लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस उतना नीचे की तरफ में हुआ नहीं है, वो अभी होने वाला है। स्पेशली मिड कैप शुड बी अंडर सीवियर थ्रेट कम वॉट में। ओके, तो 14 से 18 महीने मंदी का बाजार चलता है, कम से कम 13 महीने हो चुके हैं। गिरना कितना है वो अभी बाकी है। तो वैसे भी जनरली होता ही है कि मंदी के बाजार में आखिरी फॉल जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, जल्दी होता है और उस समय पैनिक होता है। तो रजत साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि अगर पुराने लो हमने तोड़ दिए 6869 के या यूं कहें कि 6,870 के, तो फिर 6300 और 6504 पर दिख रहा है। और इस लिहाज से रजत ने बेचने को चुना है वो शेयर जो जनरली कोई भी बेचना नहीं चाहता, जिसे ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप समझते हैं हम, HDFC लिमिटेड। और मैंने देखा रजत, ये जब पैनिक मचता है तो सबसे बेहतरीन शेयर लास्ट में गिरने की तैयारी करते हैं। क्या वैसा दिख रहा है आपको HDFC में? आप HDFC और HDFC बैंक, ये ट्विन्स में देख लीजिए। HDFC का स्टॉक, आपको ये चार्ट, इसका जो 1 साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन 1150 के आसपास कंप्लीट होके अभी नीचे की तरफ ये मूवमेंट देना चालू किया है। अभी यहाँ से ये जब नीचे जाएगा तो अभी फिलहाल 990 से 950 की इसका टारगेट है। वो 950 का टारगेट तोड़ने के बाद में और भी नीचे जा सकता है। HDFC का डाउनफॉल हैज जस्ट बिगन, ये इतना जल्दी खत्म नहीं करेगा। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसका डाउन साइड इतना जल्दी खत्म नहीं होता। वो हम बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे ब्लू चिप चार्ट में देखा है। वो अल्टीमेटली आपको टाइम लेता है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो करके ही दिखाता है। चलिए, तो ये वो दिग्गज है जो आज
और गिर सकता है, और गिरेगा तो जाहिर सी बात है नए 52 हफ्ते के निचले स्तरों को भी आज फिर छुएगा। लेकिन आज 12 बजे रेल बजट पेश होने वाला है। ये देखना होगा कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु देश के करोड़ों रेल यात्रियों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं और वो रेलवे को पटरी पर लाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो प्रभु के रेल बजट में इस बार आपको और हमको क्या क्या प्रसाद मिलेगा? क्या वो रेलवे की खस्ता हालत को ठीक कर पाएंगे? क्या रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए वो पैसे का जुगाड़ कर पाएंगे? हमारे साथ ये सब कुछ बताने के लिए रेल भवन से दीपाली नंदा जुड़ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह है और मुंबई से राधिका कुमार। आप सबका स्वागत है। और साथ ही रेलवे बजट के दिन आपकी किन शहरों पर खास तौर से नजर होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा भी है। और सबसे पहले दीपाली, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। बताइए, सुरेश प्रभु आज क्या क्या ऐलान कर सकते हैं? आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और जहां तक यात्रियों से जुड़े ऐलानों की बात है तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यात्री सुविधाएं दुरुस्त करने पर पूरा फोकस रहने वाला है रेल मंत्री सुरेश प्रभु का। खास तौर पर साफ सफाई, खान पान और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक एक्शन प्लान की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि खाने पीने की व्यवस्था को अच्छा और करने के लिए एक नई केटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। इस नई केटरिंग पॉलिसी के तहत जितनी भी एसी क्लासेस हैं उन्हें पूरे तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिल रही है कि इस बजट में कोई नई ट्रेन चलने की संभावना बेहद कम है, लेकिन मौजूदा ट्रेनों के कोचेस की संख्या को 24 से बढ़ाकर 26 किया जा सकता है। साथ ही साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बड़ा फोकस रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी होगा और इस पूरी योजना को अंजाम देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि रेल मंत्रालय की तरफ से देश भर में करीब 400 स्टेशनों को चुना गया है जो कि ए और A1 कैटेगरी के हैं, जिन्हें ग्रीन स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इन स्टेशनों पर आपको सौर ऊर्जा, LED लाइट्स और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट जैसी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो आज रेल बजट में 12 बजे सुरेश प्रभु कर सकते हैं। लेकिन दीपाली, ये बताइए, रेलवे की माली हालत तो काफी कमजोर है, पैसा जुटाने की क्या योजनाएं होंगी? क्या सिर्फ किराया बढ़ने से काम चलेगा? जिस तरह से हमने देखा कि इस साल रेलवे की जो यात्री किराए से जो आमदनी है उसमें गिरावट आई, साथ ही साथ माल भाड़े में भी 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली। तो दोनों तरफ से रेलवे को मार पड़ रही है, यात्री किराए और माल भाड़े की तरफ से, जिसके चलते जो आर्थिक स्थिति है बेहद कमजोर है। और अभी जो बड़ी चुनौती है 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए, जिसे लागू करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत है। ऐसे में बताया जा रहा है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु GBS यानी कि ग्रॉस बजटरी सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर ना होते हुए एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत PPP, FDI या फिर कहा जाए कि मेट्रो की तर्ज पर ट्रेनों के अंदर विज्ञापन देकर इस तरह के जितनी भी विकल्प मंत्रालय के पास मौजूद है उन्हें अपनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो इकट्ठा किया जा सके रेलवे के विकास के लिए। ओके, तो ये सारी आज खास तौर पर फोकस में रहने वाली चीजें होंगी। लेकिन रोहन हमारे संवाददाता हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और उनके साथ कुछ यात्री भी है। रोहन, बताइए, यात्री क्या चाहते हैं इस रेल बजट से? जिस सुबह से हम यहाँ यात्रियों से बात कर रहे हैं और अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर सुरेश प्रभु थोड़े से किराए बढ़ा दें, लेकिन इसका ये भी मतलब होना चाहिए कि सुविधाएं बढ़नी चाहिए। सुविधाएं में क्या बढ़ना चाहिए? सबका लगभग कहना है कि साफ सफाई का और ख्याल रखा जाना चाहिए, ट्रेनें समय से चले, ये भी उनकी मांग है। और क्या चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप बताएं सर, आज रेल बजट आने वाला है, कुछ खास ऐसी मांग आप करना चाहेंगे रेल मंत्री से? देखो, जहां तक रेल बजट में किराया बढ़ने की बात है तो आम आदमी या सभी लोग ये चाहते हैं कि यदि नॉमिनल कोई भी किराया बढ़ता तो उसके हिसाब से फैसिलिटी भी बढ़नी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि वे रिजर्वेशन करने के लिए बैठते हैं, पता चलता है, लगता है कि जैसे वेबसाइट ही किसी ने हैक कर लिया, क्योंकि नेट की और इस टाइप की इंटरनेट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पता चलता है कि भाई हम एजेंट से भी नहीं करा सकते और बाकी विंडो पे भी प्रॉब्लम होती है। सर आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रेलवे? सर मैं फूड पे बोलना चाहूंगा, जैसे जो आप हमसे पैसा ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप फूड नहीं दे रहे। फूड की क्वालिटी इतनी पुअर है कि उसे एक नॉर्मल खाने वाला भी खा नहीं सकता। आप ठंडा खाना दे रहे हैं, आप बेकार खाना दे रहे हैं, नॉन वेज को वेज में कर रहे हैं, वेज को नॉन वेज में कर रहे हैं, तो क्या है? खाने की सुविधा और बेहतर होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ और वेबसाइट पे अपडेटेड था कि ट्रेन आपकी 7 बजे करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि डिले चली थी 2 घंटे 33 मिनट्स की, लेकिन अभी तक तो कोई पता ही नहीं है। तो जब मैं रेलवे स्टेशन आ रहा तो ये बता रहे 11 बजे आएगी। तो समय से ट्रेनें चलें, ये आपकी मांग है। आप बताएं सर, आप क्या कहना चाहिए? मेरा बात तो थोड़ा लंबी है। मैं तो ये नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ प्रभु जी से कि अपने जो नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे कोचेज जाती है, सबसे हिंदुस्तान का सबसे सरा हुआ कोचेज भेजा जाता है। कनेक्टिविटी आप चाहते हैं? नहीं, कनेक्टिविटी तो बिल्कुल सही है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। जबकि कनेक्टिविटी आपका त्रिपुरा स्टेट से नहीं है, जबकि मणिपुर से नहीं है, मिजोरम से नहीं है, जबकि सबकी मेन स्टेशन होती है शिलचर, तो ठीक है। जबकि त्रिपुरा स्टेट जाने के लिए अब तक कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है। और मेरा ये बात कहना है कि कम से कम जो अवध असम जो ट्रेन जो है उसके तो सारे कोच कम से कम बदल दे और राजधानी की बेहतर कोचेज आए, तो ये सारी डिमांड यहाँ लोगों की है जी। और बिल्कुल रोहन, तो काफी सारी डिमांड्स हैं लोगों की। दिल्ली से हैं रोहन हमारे साथ, लेकिन मुंबई से राधिका भी है हमारे साथ। और राधिका, मुंबई में जो है लोकल जो होती है उसे लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन हालत तो देखिए इसकी भी काफी खस्ता है। वहां पर लोग क्या कह रहे हैं जो आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल अनिल जी, हमारे साथ मुंबई लोकल के काफी सारे यात्री यहाँ जुड़े हैं। सीधा उनसे ही पूछते हैं कि क्या है उनकी उम्मीदें रेल मंत्रालय से। मैम आप बताइए। बेसिकली देखिए, ऐसा है कि महिलाएं जो भी हैं, हम लोग जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं इतना बुरा हाल हो जाता है हमारे चढ़ते ही। हम लोग बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं होती है, पैर रखने की तक की जगह नहीं होती है। और इन सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होते जैसे ही हम चढ़ते हैं तो महिलाएं वहाँ लड़ने लग जाती है आपस में कि हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है। बिल्कुल मैम, आप भी बताइए महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था ठीक ठाक है? हाँ, नहीं, महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मेन महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना चाहिए और महिलाओं के डब्बे और बढ़ने चाहिए। और मेन ये है कि साफ सफाई, हम अपनी तरफ से पूरी सफाई करेंगे, लेकिन आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप बताइए क्या मांग है आप? कई बार तो ऐसा होता है कि हमें जिस स्टेशन पर उतरना भी नहीं होता है तो धक्के से हम उस स्टेशन में भी उतर जाते हैं और कई बार चढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आई थिंक डब्बे बढ़ने चाहिए और सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए। सर आपकी क्या मांग है रेल बजट से? जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट क्लास में पीक आवर्स में इतनी ज़्यादा रश होता है और कभी मैंने ये नहीं देखा कि पीक आवर्स में टिकट चेकर कोई आए और टिकट चेक करे। अगर टिकट चेक करे जाए तो शायद थोड़ा बहुत उस समय भीड़ में कम हो जाएगी और डब्बे कुछ फर्स्ट क्लास के और बढ़ाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर भीड़ के अलावा और क्या दिक्कतें होती हैं आपको? फ्रिक्वेंसीज की जो चर्चगेट से विरार जाने वाली इसमें से बहुत फ्रिक्वेंसीज कम है, उन्होंने वो बढ़ाना चाहिए पहली बात। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वेटिंग रूम है वहाँ पे उन्होंने चार्जिंग पॉइंट रखना चाहिए। दूसरी जो खाने की जो है प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी बहुत उन्होंने इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसमें। बिल्कुल अनिल जी, आपने देखा कि मुंबई का इसकी भी काफी सारी उम्मीदें इस नए रेल बजट पर टिकी हुई हैं। चलिए उम्मीद करें कि उनकी सारी उम्मीदें पूरी होती दिखे आज प्रभु के बजट में। लेकिन डिम्पी ये बताइए, ये तो बात हुई कंज्यूमर्स की, इन्वेस्टर्स के लिए कहाँ मौके हैं और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं? रेलवे बजट के पहले कौन से शेयर खरीदे जाएं? अलग अलग ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें आनंद राठी सिक्योरिटीज कह रहा है कि टीटागढ़ वैगन अगर आप खरीदना चाहते हैं रेलवे बजट के हिसाब से तो खरीद सकते हैं। लक्ष्य करीब 396 यानी कि 400 के आसपास का दे रहे हैं। उनका मानना है कि रेलवे इंफ्रा में इस बार मेजर अनाउंसमेंट आ सकता है और साथ ही कंपनी का उत्पादन बढ़ रहा है और साथ ही मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है टिमकेन को लेकर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहाँ पे टारगेट करीब करीब 600 रुपए तक का है। उनका कहना है कि जो बेरिंग बनाने वाली कंपनी है इसके मार्जिन काफी अच्छे हैं और इस बार भी बड़े ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं रेलवे से ही, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है तो रुपए कमजोर होने का बेनिफिट भी इनके अकाउंट में गिरेगा। एमके की रिकमेंडेशन सीमेंस को खरीदारी करने की है। यहाँ पे मुनाफा आगे चल के 21% और आय करीब 7% बढ़ सकता है अगले 2 साल के लिए। ये फ्यूचर गाइडेंस के तौर पर भी दिया और ऊर्जा और रेलवे दोनों सेगमेंट में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। एंटिक की भी रिकमेंडेशन आई है, वो है बीईएमएल को लेकर, जहां पे मॉडर्नाइजेशन नवीनीकरण की बात होगी, यहाँ पे बीईएमएल को बड़ा बेनिफिट होगा। मेट्रो की कनेक्टिविटी और मेट्रो के कोचेज बढ़ाने का भी बीईएमएल को बेनिफिट होगा। माइनिंग कारोबार में भी
भी BEML का एक बड़ा हाथ है, बड़ा कारोबार है, उसको भी यहाँ पे बेनिफिट होगा। 1680 तक का टारगेट है। क्वांटम की रिकमेंडेशन 166 के टारगेट के लिए टेक्समैको रेल को खरीदने की है। यहाँ पे EPS बढ़ सकता है कालिंदी रेल के मर्जर के बाद, और कंपनी का डिफेंस से भी अच्छा बिजनेस आ रहा है। वोल्टास कोरेकल एडवाइस ने रिकमेंडेशन दी है कि खरीदारी करें, 291 तक का टारगेट है। यहाँ पे AC की जो बड़े ऑर्डर्स हैं शायद रेलवे की तरफ से इनको भी आते हुए मिले। और इसके अलावा कॉन्कोर पे, क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर को लेकर काफी गतिविधियां तेज हुई है, इस बार रेल मंत्री से बड़ा बयान सुन सकते हैं। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन 1407 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की है। राइट, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजर बनी रहेगी। दीपाली, राधिका, रोहन, डिम्पी, आप सबका शुक्रिया ये चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, रजत बॉस और साथ ही प्रकाश दीवान। फोकस अब स्टॉक्स पर जहां पर रहने वाला है आज एक्शन खबरों के दम पर। रिलायंस पावर, इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबर और टैरिफ बढ़ाने की अनुमति मिली है। CRC से प्रकाश बताए खरीदारी करनी चाहिए क्या इस तरह के माहौल में, और 347 करोड़ के पुराने एरियर्स भी इन्हें मिलेंगे, क्योंकि पिछली डेट से ये बढ़ोतरी की जो शासन इनका UMPP है वहां के प्रोजेक्ट के लिए इन्हें मंजूरी मिली है CERC की तरफ से। बताइए क्या राय है आपकी रिलायंस पावर पर? नहीं, इस वजह से डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वहां पे जो डेट अभी भी इतना बड़ा जो पड़ा हुआ है उसको पूरा करने में ये पूरी इस रकम जो है, ये लागत जो लग जाएगी। इसके बाद इंप्रूवमेंट ये हो सकता है कि रिलायंस पावर का जो डेट कम होने के बाद जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़त हम देख रहे हैं, जो सारा पैसा वहां जा रहा है या फोकस मैनेजमेंट का है, वो शेयर और भी तेज हो जाएगा इसके बाद। पर रिलायंस पावर में कोई निवेश करने की गुंजाइश मुझे नहीं लगी। चलिए, पावर को अवॉइड करें। पीछे एक बड़ी खबर, इंटरेस्टिंग खबर, संजय दत्त रिहा हो चुके हैं अपनी सजा पूरी करके। ये खबर आती हुई दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, फ्लैश होती हुई दिख रही है, और पुणे की येरवड़ा जेल से संजय दत्त रिहा हो चुके हैं। और ये ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उनकी बाहर आती हुई, जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त की आपकी स्क्रीन पर आती हुई। सबसे पहले CNBC आवाज पर आप ये देख सकते हैं ताजा तस्वीरें संजय दत्त की रिहाई। चलिए, ये खबर थी जो कई लोगों के इंटरेस्ट की है, तो हमने कहा चलिए तुरंत बता दी जाए सबसे पहले। लेकिन फोकस हमारा स्टॉक्स पर है, बाजार पर है, और वहां पर एक स्टॉक जो एक्शन में दिख सकता है 3 पॉजिटिव खबरों के दम पर, और वो है ONGC। चार्ट देखकर बताएं क्या, चूंकि रजत आपका मूड तो खराब है, आप कुछ खरीदना नहीं चाहते, लेकिन क्या फिर ONGC खरीद सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो देखिए इन्हें 3400 करोड़ का वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है, 758 करोड़ का इनका एक प्रोजेक्ट है त्रिपुरा में, जहां पर इन्हें पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई, और तीसरा क्रूड के दाम तेजी से उछले हैं। तो 3 पॉजिटिव खबरों के दम पर क्या होगा आज स्टॉक में? अगर रिकवरी हो तो बेचेंगे या फिर खरीदना चाहते हैं आप? देखिए, पिछले 3 दिन का ट्रेडिंग से ये समझ में आता है कि ये हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ भी दिखा दे, बट ये स्टॉक को आप बाई ऑन डिप्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले बार जब मैंने बातें किया था वो उस टाइम पे अनिल जी फीडबैक मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा कंसंट्रेशन में डिफिकल्ट हो रहा है। तो ONGC पर ये रहा है इस वक्त। स्मार्ट लिंक एक और स्टॉक है, आप ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को? प्रकाश ये बताएं, क्योंकि बायबैक हो रहा है, सोमवार को बोर्ड बैठक है, काफी कुछ कैश है कंपनी के पास में, स्टॉक पर दम दिखेगा, खरीदना चाहिए या खरीदना है तो फिर किस लेवल तक खरीदना है स्मार्ट लिंक को, क्योंकि 80 रुपए के आसपास बंद हुआ है कल के सेशन में? नहीं, इस स्टॉक को अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने से ये थोड़ा रडार पे लोगों के आया है, खास करके जब अभी हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो जो डिजिटल इंडिया का जब से प्रोग्राम शुरू हुआ था तब से इसका नाम जब डी लिंक का आया करता था पहले, अब उसके साथ साथ इसका भी नाम हम अपना काफी कारोबार डी लिंक को बेच देते, या डी लिंक ने नहीं बेचा था, कुछ तो डील हुई थी दोनों के बीच। डी लिंक का इन्होंने यूनिट लेके वो जो किया राउटर्स वाला जो बिजनेस था, और ये कंपनी ने बहुत लो कॉस्ट सोल्यूशंस निकाले हैं, जिसकी वजह से अगर बजट में, और मुझे लगता है बजट में रूरल ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं कोई डिजिटल इंडिया को लेके ऐलान आएगा, पॉजिटिव ऐलान आएगा इंटरनेट यूसेज को लेके, वहां पे इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। पर बाईबैक से कोई इम्पैक्ट इस पे मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि कंपनी एक्चुअली जो कैश पे बैठी है उसका और कोई उपयोग अभी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हो सकता है ये सोचा हो कि स्टॉक को जो इस लेवल पे लिया जाए। बट
फंडामेंटली इसमें स्टोरी एक अच्छी बन सकती है, पर बजट के बाद उसका डिसीजन लेना बेहतर है। चलिए, बजट के बाद इस शेयर पर नजर रखिएगा। बायबैक का जस्ट डायल का भी खुला है, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वो एक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं रजत बोस और प्रकाश दीवान। लेकिन वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी पर रणनीति देने के लिए अब हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका भी। सवाल यही है, एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 दिन पहले कि ये मार्केट में एफआईसी काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस है। उन्होंने कॉल ऑप्शंस भी काफी खरीद के रखे थे पहले से ही, 72-7300 के कॉल्स। So we were anticipating कि expiry about 7200 होगी, but that looks next to impossible now. लास्ट 2 दिन का डेटा मैं देखूं जिसमें मार्केट करेक्ट हुआ है, काफी सारी कॉल राइटिंग हुई है और कल भी हमने देखा कि कॉल राइटिंग 7050 7100 में भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा डाउनसाइड या अपसाइड मूव आएगा। मोरलेस रोलोवर्स इनलाइन है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में रोलोवर्स हाई है, निफ्टी में रोलोवर्स इनलाइन है और काफी सारे रोलोवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज के सेशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा फ्लैटिश रहेगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं, अपसाइड भी नहीं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी काफी हाई है। अगर आप देखो तो 21-22% के आसपास आईवीज चल रही है और हो सकता है कि ये बजट से रिलेटेड आईवी बढ़ी है, लेकिन करंट सीरीज वेब सीरीज की भी आईवीज हाई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के सेशन में 7000 का पुट बेचे और 7050 का कॉल बेच के ये प्रीमियम पॉकेट इन करे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिविएशन ये रेंज से होगा आज के सेशन में। ओके, तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजारों की ओपनिंग, बताएंगे कैसे खुलेंगे बाजार प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन उसके साथ साथ नजर होगी हमारी पूरी तरह से रुपए की ओपनिंग पर, जहां पर हमने कल 68 रुपए 56 पैसे पर क्लोजिंग देखी है। आपके लिए लेकर आएंगे एफआई ब्रोकिंग हाउसेस की राय और आपके पसंदीदा शेयर स्टॉक 2020 का रिकैप। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।